माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि आज के इस वीडियो में, जो कि आपका 90 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपके हिंदी में आराम से 95 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा एक मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिस मॉडल पेपर को इस साल बोर्ड के एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। तो 90 मिनट में पूरी हिंदी आपकी खत्म हो जाएगी। अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितना कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आपके 95 प्लस नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। पूरी की पूरी हिंदी आज एक ही वीडियो में हम देखेंगे, चाहे वो खंड का हो चाहे खंड खा हो। आपको पता है कि खंड का से 50 नंबर का पेपर आता है और खंड खा से 50 नंबर का पेपर आता है। दोनों ही खंडों की हम बात करेंगे 90 मिनट में, किस खंड में कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे हिंदी में 95 प्लस मार्क्स आ सकें। जैसा कि हम सबसे पहले बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो पहले हम पेपर का एनालिसिस करते हैं कि पेपर किस तरह से आता है, फिर उसका मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके मिलेंगे बेटा बहुविकल्पी प्रश्न। क्या मिलेंगे बेटा? बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे बेटा? 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको वहां 5 क्वेश्चन होंगे। उस गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो 10 नंबर का गद्यांश आपको मिलेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा महत्वपूर्ण पद्यांश का, उसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मतलब यहां से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लेखक का साहित्यिक परिचय और उसकी रचनाएं पूछी जाएंगी, जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कवि का साहित्यिक परिचय और उसकी रचनाएं पूछी जाएंगी, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। फिर एक कहानी होगी, या तो उसके किसी विशेष पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा या फिर उसका सारांश पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा बेटा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद खंड काव्य पूछा जाएगा। ये हर जिले में अपने हिसाब से चलता है। ये इसका वीडियो में बता चुका हूं कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य को तैयार करना है आपको। ये वीडियो में आपको पिछले वीडियो में आपको प्रोवाइड हो चुका है। तो आपके खंड काव्य से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। जो कि कितने मार्क्स का होगा बेटा? 5 मार्क्स का होगा। टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जो कि खंड का में पूछे जाएंगे आपसे। किसमें पूछे जाएंगे बेटा? खंड का में पूछे जाएंगे, और ये टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर के होंगे बेटा? 50 नंबर के। फिर अगर हम खंड खा की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा? खंड खा की। तो देखिए, खंड खा में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा और कितने कितने नंबर का होगा, उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका संस्कृत का गद्यांश। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बेटा संस्कृत का गद्यांश, जो कि 7 नंबर का होगा, जिसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर एक क्वेश्चन होगा बेटा संस्कृत का पद्यांश, जो कि आपका 7 नंबर का होगा। इसमें भी उसका संदर्भ लिखना होगा और उसकी व्याख्या करनी होगी, हिंदी में अनुवाद करना होगा बेटा। 7 नंबर का होगा। फिर आपसे पूछे जाएंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का होगा बेटा? 2 नंबर का क्वेश्चन ये होगा। इसके पास एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर का होगा, उसको पढ़ना होगा। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा, उनके आंसर देना होगा उसी गद्यांश के अनुसार। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे बेटा शब्द युग्म। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? शब्द युग्म पूछा जाएगा, जो कि 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का बेटा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा अनेकार्थी शब्द। क्या पूछे जाएंगे बेटा? अनेकार्थी शब्द। ये भी आपके 2 नंबर के होंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी व्याकरण का पार्ट है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। वाक्य दिया होगा, उनको वाक्य संशोधन करना होगा, वो भी आपका 2 नंबर का होगा। रस पूछे जाएंगे बेटा 2 नंबर के। छंद पूछे जाएंगे 2 नंबर के। अलंकार पूछे जाएंगे आपके 2 नंबर के। और पत्र लेखन की अगर बात करें तो ये पूछा जाएगा 6 नंबर का, और निबंध पूछा जाएगा 9 नंबर का। तो टोटल 50 नंबर खंड खा के इतने टॉपिक से होंगे। तो याद रखना बेटा 7 टॉपिक आपके खंड क में और 13 टॉपिक आपके खंड खा में होंगे, जो उन्होंने 50-50 नंबर में बटा होगा। तो हम एक तरफ से बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की, कि बहुविकल्पी प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे और किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन आंसर किस तरह से होगा। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी बेटा बोला जा रहा है मोहन राकेश रचनाकार हैं। कि जो मोहन राकेश जी हैं वो किसके रचनाकार हैं? सॉरी, किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं, या शुक्लोत्तर युग के हैं? तो सबको पता है कि जो मोहन राकेश जी हैं बेटा वो शुक्लोत्तर युग के रचनाकार है। जिनको आंसर पता हो बेटा वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते जाएंगे, मैं बाद में आपका सब कुछ चेक कर लूंगा।
तो याद रखना मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, तो शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। शिकायत मुझे भी है ये निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। धर्मवीर भारती का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञे जी का है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है या हरिशंकर परसाई का है। तो याद रखना बेटा शिकायत मुझे भी है ये हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। किनका है बेटा, हरिशंकर परसाई जी का निबंध संग्रह है। अगला है बेटा विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, यानी कि जो विद्या निवास मिश्र है वो किस तरह का निबंध लिखते थे, ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंध, भावनात्मक निबंध। तो याद रखना बेटा विद्या निवास मिश्र जो थे वो ललित निबंधकार थे। कैसे निबंधकार थे बेटा, ललित निबंधकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्मला किस विधा की रचना है, कि जो निर्मला है वो किस विधा की रचना है, आपसे ये पूछा जा रहा है निर्मला किस विधा की रचना है। उपन्यास है, निबंध है, डायरी है या संस्मरण है। तो सबको पता है बेटा कि निर्मला जो है वो हमारा एक उपन्यास है। निर्मला हमारा एक क्या बेटा, उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साहित्यालोचन गद्य की विधा है, जो साहित्यालोचन गद्य है उसकी विधा कैसी है, नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है या निबंध है। ध्यान रखना बेटा साहित्यालोचन जो है ये एक आलोचना है। ये क्या है बेटा, एक आलोचना है साहित्यालोचन। अगला क्वेश्चन है बेटा रॉबर्ट नरसिंह होम की रचना विधा है, कि जो रॉबर्ट नरसिंह होम है उनकी रचना विधा कौन सी है, कि ये कहानी है या नाटक है, रेखा चित्र है या रिपोर्टाज है। तो याद रखना बेटा रॉबर्ट नरसिंह होम आपका एक रिपोर्टाज है, एक क्या है बेटा रिपोर्टाज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संस्मरण विधा की रचना है, कि संस्मरण विधा की रचना क्या है। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, तब की बात और थी। तो याद रखना बेटा संस्मरण, दीप जले शंख बजे ये आपका एक संस्मरण विधा है। दीप जले शंख बजे ये हमारा कैसी है बेटा, एक संस्मरण की विधा है। तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा दीप जले शंख बजे विधा है, अभी मैंने बताया कि ये एक संस्मरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी। अभी ऊपर ये क्वेश्चन लिखा है हमने संस्मरण विधा है, दीप जले शंख बजे, उसी को उल्टा पूछ लिया कि दीप जले शंख बजे कौन सी विधा है, तो संस्मरण हो जाएगी। अगला है बेटा क्वेश्चन अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है, किस विधा की रचना है, सॉरी किस विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र जीवनी है, संस्मरण है, निबंध है, कहानी है। तो याद रखना बेटा अतीत के चलचित्र एक संस्मरण है। क्या है बेटा, संस्मरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो दिया गया है बेटा फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है, कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनकी जो कृति है ठुमरी वो किस विधा की रचना है। यात्रा विद्वान, यात्रा संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है या रिपोर्टाज है। तो याद रखना बेटा फणीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी ये हमारी एक कहानी है, ये हमारी एक क्या है बेटा, कहानी है। तो ये मैंने आज 10 मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बहुविकल्पी थे वो करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है कि जो बहुविकल्पी आएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल आपको यहाँ से 10 नंबर दिए जाएंगे। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की। किसकी बात करते हैं बेटा, महत्वपूर्ण गद्यांश की। तो देखिए बेटा महत्वपूर्ण गद्यांश की बात अगर हमको करना है तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं आपको यहाँ पे 2 गद्यांश कराने जा रहा हूं, 2 महत्वपूर्ण गद्यांश कराऊंगा आपको। अगर आप इन दोनों को कर लेते हैं तो यहाँ बोर्ड के एग्जाम में इन 2 में से ही एक गद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो 2 कौन कौन से हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं पहले गद्यांश की। देखिए गद्यांश कैसे दिया, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास दोषों का केटलाग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गति इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है। वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते हुए देखकर। योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है।
ये में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये जो रेखांकित अंश है जितने के नीचे रेखा बनी है इसका आपको व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होगा। तो देखिए होता होगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अगर हम इस पर्टिकुलर गद्यांश की बात करें तो ये आपके बोर्ड में बेटा 2002 में, 8 में, 11 में, 13 में, 18 में और 22 में आपसे पूछा जा चुका है। तो हम एक एक गद्यांश की बात करेंगे और उसमें कैसे क्या लिखना है ये सब बातें करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो बोला जा रहा है प्रत्युष्ट बोला जा रहा है बेटा उपरयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपरयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम लिखना और लेखक का नाम लिखना। जब आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये निंदा रस जो हमारा निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उससे लिया गया है, जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया बेटा? हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। देखिए इसका जब हम संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। तो ये आपका निबंध हो गया। तो चैप्टर का नाम आ गया निंदा रस और लेखक का नाम आ गया श्री हरिशंकर परसाई। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश कितना है? अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का केटलाग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। इतने की आपको व्याख्या करना। तो देखिए व्याख्या कैसे हुई। हाँ ये बात याद रखना बेटा, व्याख्या ऐसा नहीं कि जो कुछ मैंने लिखा है यही सेम टू सेम आपको लिखना है। व्याख्या में आप अपने शब्दों से भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बस ये है कि उसका जो अर्थ निकलना चाहिए वो ऐसा ही निकले जो लाइनों में कहा गया है। बस इतना ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं कि जिस तरह से मैंने व्याख्या की उसी तरह से आपको करना है। तो देखिए लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। यानी कि जो आपके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं वो कहते हैं कि जो मेरा निंदक रूपी मित्र है वो बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। उसके पास दोषों और बुराइयों को अच्छा खासा सूची पत्र है, और उसके पास जो है दोषों और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र भी है। उसके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती है वह उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता है। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी अपने कुछ परिचितों को जो उसके विरोधी हैं की निंदा उसके माध्यम से करवा ले, की निंदा जो है वो उसी के माध्यम से उनकी करवा ले। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। बस अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। आपसे क्या क्या गया? इतना लिख दिया, आपकी व्याख्या कंप्लीट हो गई। चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, वो आपसे क्या कहा जा रहा है उसको पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है? तो देखिए लेखक ने क्या बोला है, वह उसे निंदा की तलवार से काटता चला गया जैसे लकड़ी को चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का गट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, तो वैसे ही मैंने विरोधियों को एक एक करके खिसकाया और वह उसे काटता गया, आनंद था। तो इसमें अगर हम बात करें कि क्या होगा तो समझिए बेटा इसको। तो अगर हम बात करें कि लेखक ने आरा मशीन का उदाहरण किसके लिए दिया है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लेखक ने आरा मशीन का उदाहरण निंदा रूपी मित्र से किया है। निंदा रूपी मित्र से किया है। मित्र से किया है, याद रखना, क्रिया वो किया है। ठीक है, तो याद रखना बेटा लेखक ने आरा मशीन का उदाहरण जो है वो किसके लिए यूज किया? निंदा रूपी मित्र के लिए। कि जिस प्रकार से लकड़ी आरा मशीन में जैसे ही जाती तो आरा मशीन उसको पूरी तरह से काट देती, उसी प्रकार से जब मैं अपने मित्र निंदा रूपी मित्र से अपने किसी शत्रु का नाम लेता हूं तो वह उसके विरुद्ध 2-4 चीजें बोल देता है। बस ये बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया।
तो अभी आपने जब पूरी लाइन पढ़ी तो इसमें साफ साफ होगा यहाँ पे ये लिखा है कि लेखक ने, अद्भुत है मेरा मित्र, मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गद इसके हाथे करा दूं। तो लेखक ने अपने विरोधियों की गद निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया था। किनके द्वारा बेटा? निंदक रूपी मित्र से कराने का विचार किया था। अगला जो क्वेश्चन होगा बेटा वो आपका क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। वो दिया गया बेटा, योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसे ही सुख प्राप्त होता है, कि जो योद्धा होता है उसे क्या देख करके जिस तरह से निंदक को सुख प्राप्त होता है वही सुख उसको भी प्राप्त होगा। तो यहां लिखा है, दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक काटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता है, कि जिस प्रकार से दुश्मन रण क्षेत्र में जब वो कटता है या हारने लगता है तो योद्धा को वही सुख मिलता है जो किसी निंदक को किसी दूसरे की निंदा करके मिलता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो इतना अगर आप करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन और उनके मैंने आंसर आपको करा दिए तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश हो गया जो कि आपको तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश में कि उसको किस तरह से आप तैयार करेंगे और वो क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरा गद्यांश जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है बेटा, भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है, उनके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को की अधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया। अब गद्यांश में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना होगा, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिनके नीचे रेखा है ये वाला, इतने भाग की आपको व्याख्या करनी है। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, ये क्वेश्चन एक है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, कि लेखक ने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल बताया है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये कब कब आपके बोर्ड में पूछा गया बेटा? 2008 में, 13 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 में ये गद्यांश आपके बोर्ड के तरफ से आपसे पूछा जा चुका है। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो जब आपने इस गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा बेटा कि ये जो हमारी गद्य की बुक है उसमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा जो लिखा राष्ट्र का स्वरूप निबंध है, राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर का नाम होगा जो कि निबंध है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा उनके निबंध से लिया गया है। तो देखिए इसका जब हम संदर्भ लिखेंगे तो किस तरह, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो पहला शब्द है भूमि और जो आखिरी शब्द है इसके लिए एक संकेत बनाना, धर्म है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया भूमि का निर्माण डॉट 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 धर्म है। पहला क्वेश्चन आपका अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये जो हमारा गद्यांश दिया गया है ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई जो राष्ट्र का निर्माण शीर्षक का निबंध है उससे लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कि जो रेखांकित अंश है उसकी आपको व्याख्या करना है, उसकी आपको क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसकी आपको व्याख्या करना है बेटा। तो देखिए जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो किस प्रकार से होगी, आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट आधार जितना अधिक मजबूत होगा
उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। जिस राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी के साथ नहीं होगा वह राष्ट्रीयता निराधार होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक का वह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व का भी अधिकाधिक जानकारी रखे। तो ये आपका संदर्भ सहित व्याख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे हमारे साफ साफ लिखा है आवश्यक कर्तव्य क्या है। हाँ, ये लिखा देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये आपका आंसर इसी में लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है यह है कि हम अपनी इस भूमि के रूप में सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप और सौंदर्य आदि को विकृत या खराब ना होने दे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। कि जो लेखक हैं उन्होंने किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा है। क्या कहा है बेटा? निर्मूल कहा है। तो देखिए, इसको जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो इसका भी आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, ये देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो क्या होती है? निर्मूल होती है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से पढ़िए। लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त अर्थों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो ये मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 गद्यांश करा दिए हैं। अगर आप इन दोनों गद्यांशों को सही से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं 2 गद्यांशों में से एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बेटा, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहां आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया, गद्यांश हो गया। अब अगला होगा महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 10 नंबर का पूछा जाएगा महत्वपूर्ण पद्यांश। उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो इसमें भी मैं आपको 2 पद्यांश बताऊंगा। कितने बताऊंगा बेटा? 2। और अगर आप इन दोनों पद्यांशों को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में इन्हीं 2 पद्यांश में से ही एक पद्यांश आपसे पूछा जाएगा। इन 2 पद्यांश को अगर आप कर लेते हैं तो इन्हीं में से ही कोई ना कोई पद्यांश आपसे पूछा जाएगा और टोटल आपके 10 नंबर बोर्ड में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर हम पद्यांश की बात करें कि कौन कौन से वो पद्यांश है, तो देखिए ध्यान से पढ़ना है। एक एक पद्यांश की हम लोग बात करते हैं। पहला पद्यांश कह रहा है बेटा, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरह पतझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उकंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। तो ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे उनको देखिए बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिसके जितने के अंदर रेखा है उसकी व्याख्या करना है। आगंतुक व्यक्तियों से किसकी ओर संकेत किया गया है, यानी कि लेखक ने आगंतुक व्यक्ति का नाम लेकर के किसकी ओर संकेत किया है ये बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है बेटा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे जाए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे और अगर ये 5 क्वेश्चन के आप आंसर लिखते हैं तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको वहाँ करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जब आपने पद्यांश पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा जो आपका कामायनी महाकाव्य है उससे लिया गया है, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मनु शीर्षक नामक पाठ में
दिया गया है। ये किस में दिया गया है? श्रद्धा मनु नामक शीर्षक में दिया गया है। तो देखिए इसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। यानी कि जो प्रस्तुत पद्यांश है ये श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कि पद्य भाग में है उसमें एक चैप्टर है जिसको शीर्षक है उस कविता का बेटा श्रद्धा मनु, उसमें से अवतरित है। ये तो पहला क्वेश्चन होगा। इतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? आपसे कह रहा है आगंतुक व्यक्ति से वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है बेटा? कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है। तो देखिए घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे बेटा? रेखांकित अंश की व्याख्या। मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि जो मनु होते हैं वो श्रद्धा से उसका परिचय को जानने के लिए प्रश्न के लहजे से कहते हैं कि मेरे इस अनंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथना से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम? बोलते हैं आपसे, मनु जी बोलते हैं श्रद्धा से कि हे श्रद्धा, मेरा ये जो जीवन रहा वो अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण है। जीवन में काले बादलों के बीच तुम एक बिजली की रेखा के समान वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान क्यों हो? ये कौन हो? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो बेटा? आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है? कि जो आगंतुक व्यक्ति है उसके माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो देखिए आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मनु की ओर संकेत किया गया है। किसकी ओर बेटा? मनु की ओर संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो वो है बेटा पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई? कि जो पद्यांश है उसमें किसकी उत्कंठा मिटाने की बात की गई? तो देखिए पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। कि पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई। किसकी बेटा? मनु की। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है बेटा पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? कि ये जो पद्यांश में किन 2 पात्रों के बीच में संवाद हो रहा है? तो देखिए पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। जो ये पद्यांश है उसमें मनु और श्रद्धा के बीच में आपका संवाद हो रहा है। तो ये आपका पूरा एक पद्यांश हो गया। अगर आप इतना आंसर लिखते हैं तो इसके पूरे आपको 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे बेटा? 10 नंबर मिलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गद्यांश में जो आपको तैयार करना है और बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी है। अगर ये दोनों गद्यांश आप पद्यांश आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में पूरे के पूरे 10 नंबर पद्यांश के भाग से आपको मिलेंगे। देखिए अगला क्या बोला है? तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु आगे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वो, पड़ो सुख उन भावांतरों के थे वो, उत्फुल्लव करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी, सबको पूलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोला गिरा गंभीर नीर धीर जैसी। ये आपको एक पद्यांश दिया गया है। एक आपको क्या दिया गया बेटा? पद्यांश दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए उनकी बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भारत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे? अयोध्या का राज किसे मिला था? और लास्ट क्वेश्चन है बेटा प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्धीर जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो दोनों हर एक क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है बेटा कि ये जो पद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक क्या है और वो किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो जब आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा बेटा किताबों में कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखित साकेत महाकाव्य है उसका ही एक भाग है जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से दिया गया है। कैकेयी का अनुताप। तो देखिए इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी के अनुताप शीर्षक नामक काव्यांश से अवतरित है। यानी कि जो प्रस्तुत पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा
किसके द्वारा बेटा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य है, कौन है बेटा? साकेत महाकाव्य है, से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। तो ठीक है, इसको याद रखना कि ये जो आपका पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और हमारी पाठ्य पुस्तक में कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक में अवतरित है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बोला गया है बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर, नीर धीर जैसी। तो इसकी आपको रेखांकित अंश की क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या आप कैसे करेंगे बेटा? रेखांकित अंश की व्याख्या, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति है बेटा, शक्ति सॉरी गलत लिख गया है बेटा, इसको शांति कर लेना, सॉरी, शांति से बैठे हुए थे। उपस्थिति सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भारत, अब तुम अपनी इच्छा से बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा में ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्भन कर रहा हो। गंभीर क्या कर रहा हो बेटा? गर्भन कर रहा हो। इतना लिख देंगे तो आपका ये पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अगला क्वेश्चन है बेटा कि भारत किसे लेने चित्रकूट गए? तो आपको पता है कि जब कैकेयी के कहने पर राम वन के लिए निकल गए थे तो राम को लेने भारत जी चित्रकूट गए थे। तो भारत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। जो भारत जी हैं वो राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। अगला क्वेश्चन बेटा है इसी का, अयोध्या का राज किसे मिला था? कि जो अयोध्या का राज था वो किसको मिला था? तो देखिए अयोध्या का राज भारत को मिला था। जो अयोध्या का राज है वो किसको मिला था बेटा? भारत को मिला था। अगला और लास्ट क्वेश्चन बेटा इसका, प्रभु बोले गिरा गंभीर, नीर धीर जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सबको पता है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है बेटा। कौन सा है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे? निम्न पंक्तियों में उपमा अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार है। तो अगर आप इतना कुछ लिखते हैं तो आपके हिंदी में पद्यांश के भाग से पूरे के पूरे 10 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपसे वहाँ पूछा जाएगा, उसकी बात करते हैं कि वो कौन सा होगा। देखिए आपने बहुविकल्पी प्रश्न की बात कर दी, गद्यांश की बात कर दी, पद्यांश की बात कर ली, यानी कि टोटल 30 नंबर की हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद जो हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा बेटा लेखक का साहित्यिक परिचय। हमसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा बेटा? लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर का होगा। 3 नंबर का उसका साहित्यिक परिचय और 2 नंबर का उसकी रचनाएं पूछी जाएंगी। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे? लेखक का साहित्यिक परिचय, एक मिनट, देखिए आप कन्हैयालाल प्रभाकर को तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस साल इसको आने के चांस सबसे ज़्यादा है मेरे तरफ से बेटा, कन्हैयालाल मिश्र या प्रभाकर। तो देखिए कुछ लोग कहा करते हैं कि सर जी हमको जब वहाँ साहित्यिक परिचय पूछा है तो हम जीवन परिचय क्यों लिखें? देखिए ऐसा है कि जीवन परिचय आपको नहीं लिखना है, केवल वहाँ उसका जन्म स्थान, किस सन में जन्म हुआ और उनके मृत्यु का समय, ये 3 चीजें जरूर लिख दीजिए। आप ज्यादा बड़ा जीवन परिचय नहीं लिखना तो मत लिखिए, आप साहित्यिक परिचय को ज्यादा से ज्यादा लिखिए, लेकिन ये 3 चीजें आप सबको जीवन परिचय में लिखना ही लिखना है, इस बात को आप श्योर हो जाइए। जैसे हम लोग बात करें बेटा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय की, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद, यानी कि जो कि सहारनपुर में है, में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। में एक किस में हुआ था बेटा? साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था और जो इनके पिता थे उनका नाम था रामदत्त मिश्र। प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार नहीं हो पाई। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो बहुत अच्छी नहीं रही, ठीक ठाक नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने अपने क्षेत्र में उपस्थित एक खुर्जा में एक संस्कृत की विद्यालय खुला था, वहां से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। राष्ट्रीय नेता आसफ अली का भाषण सुना और प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने एक बार आसफ अली जी का भाषण सुना था और उससे काफी प्रभावित हुए थे और आंदोलन में कूद गए थे। कई बार जेल यात्राएं भी की और कई बार इनको इसके कारण जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात पत्रकारिता में लग गए और जब भारत आपका स्वतंत्र हो गया तो ये फिर एक पत्रकार बन गए और पत्रकारिता का काम करने लगे। साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी को पंचतंत्र में लीन हो गए। साहित्य की सेवा करते हुए सन
1995 ईस्वी को ये पंच तत्व में क्या हो गए बेटा, लीन हो गए। अब हम बात करते हैं अगर साहित्यिक परिचय की, किसकी बात करते हैं बेटा, साहित्यिक परिचय की। तो प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखक, निबंध लेखक एवं संस्मरण लेखक के सिद्धहस्त थे। इन्होंने मतलब रिपोर्टाज भी बहुत सारे लिखे, निबंध और संस्मरण में इनको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल थी। प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। कि जो प्रभाकर जी थे इन्होंने 2 समाचार पत्रों का भी संपादन किया था। उनमें से एक था बेटा नया जीवन और दूसरा था विकास। महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। कि जो महके आंगन चहके द्वार है वो इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित किए, ग्रंथ प्रकाशित हुए, यानी कि प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ हैं जो कि आपके प्रकाशित हुए हैं, जो कि आपके क्या हुए बेटा, प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से, अब उनकी हम बात करें अगर तो कृतियां या रचनाओं की अगर बात करें तो नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। अगर हम आत्मकथा की बात करें तो आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण की बात करें तो दीप जले शंख बजे। ललित निबंध की बात करें क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो प्रभाकर जी की भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भावनात्मक, वर्णात्मक, नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। इसके लिए मैंने देखिए एक ट्रिक भी बना रखी है आपके लिए बेटा, इसके लिए एक मैंने ट्रिक भी बनाई है। उस ट्रिक को आप कैसे याद रखें, ध्यान समझिए। 1906 में जन्म लिए कन्हैया लाल देवबंद में रह रहे रामदत्त के लाल। कि 1906 में जन्म लिया था कन्हैया लाल में और कहाँ रहते थे, देवबंद में। और ये किसके पुत्र थे, रामदत्त के। तो ये ट्रिक के सहारे से आप इसको याद रख सकते हैं, इनका जन्म स्थान और जन्म का समय और इनके पिता का नाम। अब हम चलते हैं, ये तो हो गया हमारा 5 नंबर आपके हो गए साहित्यिक परिचय लेखक के। तो आपके टोटल हो गए बेटा 35 नंबर आ जाएंगे। अगर आप इतना तैयार करते हैं तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए बेटा, 35 नंबर। अब हम चलते हैं कवि के साहित्यिक परिचय में। किसमें चलते हैं बेटा, कवि के साहित्यिक परिचय की अगर हम बात करें तो उसमें आपको रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर लेना है। किनका तैयार करना है बेटा, रामधारी सिंह दिनकर जी का तैयार करना है। तो देखिए जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की ही अवस्था में पिता का देहावसान हो गया था। अतः बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, यानी कि जो कि अब चेन्नई हो चुका है, में हुआ। ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। अगर हम बात करें बेटा साहित्यिक परिचय की तो देखिए दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच थी। जी दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि बेटा उनकी जो सोच थी वो परिवर्तनकारी थी। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ था और उनकी जो कविता थी उसका जो उद्भव है वो छायावाद युग में हुआ था और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। और उनकी जो कविता थी वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी है। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। ये लोक के प्रति सजग और जन साधारण के प्रति समर्पित कवि थे। ये लोक यानी कि देश के प्रति सजग थे और जन साधारण यानी कि जन मानस के लिए एक समर्पित कवि थे। उनके जीवन से रिलेटेड ही ये लोग कविता लिखते थे। अब हम अगर इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए बेटा तो दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिसके काव्य के अतिरिक्त विविध विषय गद्य रचनाएं भी हैं। इनके प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसे हम बात करें बाल साहित्य तो बाल साहित्य में इन्होंने लिखा बेटा धूप छाए, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह है। कविता संग्रह की बात की जाए तो रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवित्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरिनाम आदि। खंड काव्य की बात की जाए बेटा तो रश्मिरथी। काव्य रचनाएं देखी जाए तो रेणुका, हुकार, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी इनकी जो है काव्य रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य रचनाएं। बस इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। बस आपका ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का
साहित्यिक परिचय कवि जी का खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो आपके हो गए टोटल बेटा कितने नंबर, 40 नंबर आपके तैयार हो गए। अब हम बात करते हैं कहानी की, कहानी आपसे वहां क्या पूछी जाएगी। तो मेरे तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी वो बेटा पंचलाइट कहानी का सारांश मैं आपको कराता हूँ। मान लीजिए वहां आ गया कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए पंचलाइट रेणु जी की आचलित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। कि पंचलाइट जो है वो रेणु जी द्वारा लिखी गई है कहानी है, और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। कि जो बिहार है उसके किसी एक पिछड़े गांव का चरित्र चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, एक वहां महतो की टोली है उसमें अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है, और उन्होंने रामनवमी का जो मेला चल रहा था वहां से एक पेट्रोमैक्स खरीदा है जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। उस पेट्रोमैक्स को वो लोग क्या नाम देते हैं बेटा, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं, और ये जो पंचलाइट है उसको ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं, और उस पंचलाइट को देखने के लिए उसके टोली में जितने भी लोग होते हैं बेटा वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह। सरदार अपनी पृथ्वी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। कि और जो उस टोली का सरदार होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब शुभ काम करने से पहले आप पूजा पाठ का पूरा इंतजाम कर लीजिए, जो भी लगे उसको तैयार करिए। सभी उत्साहित थे, और जितने भी टोली के लोग थे वो सब के सब क्या थे बेटा, उत्साहित थे। परंतु समस्या उठती थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये उठ रही थी कि पंचलाइट ले तो आए हैं, इसकी पूजा पाठ भी हो जाएगी, लेकिन इसको जलाएगा कौन। बात ये आती है इसको जलाएगा कौन। तो सीधे साधे लोग पंच पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे, और ये इतने सीधे साधे लोग थे बेटा कि ये पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे कि उसको जलाते कैसे हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, वह गांव की मुंगरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। इसी टोली में बेटा एक युवक था जिसका नाम था गोधन, और वह गांव के अपने ही टोली की एक सुंदर युवती जिसका नाम था मुनरी उससे प्रेम करता था। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी। इसी वजह से जो मुनरी की मां थी उनको जब ये पता चला कि गोधन को मुनरी से प्रेम है और वो मुनरी के पीछे लगा हुआ है, तो उन्होंने पंचायत में गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। और पंचों से कहा कि जब भी गोधन हमारे घर के सामने से निकलता है तो मुनरी को देख करके वो गाना गाते हुए हमारे घर के सामने से निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। इसी कारण जो पंच थे बेटा उसको बिरादरी से बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, बिरादरी से बाहर कर देते हैं। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, और ये बात मुनरी को पता थी कि जो गोधन है जिसको पंचों ने बिरादरी से बाहर कर दिया है, बेदखल कर दिया है, वो पंचलाइट को जलाना जानता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, और वो बड़ी ही चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि अगर कोई इस पेट्रोमैक्स को जला सकता है तो वह है गोधन। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, वह पंचलाइट को जला देता है, और इसके बाद पंचलाइट जो आपके पंच थे वो गोधन को बिरादरी में पुनः वापस ले लेते हैं और पंचलाइट को जला देता है, जिससे गोधन खुश होता है और फिर वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन को निमंत्रण देती है। अब वो जो मुनरी की माँ थी जिसने शिकायत की थी गोधन की, अब वो भी काफी प्रसन्न हो जाती है और गोधन को शाम का भोजन के लिए निमंत्रण भी दे देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन से कह देते हैं। अब पंच भी जो होते हैं इस काम को देख करके काफी ज्यादा खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे 7 खून माफ हैं, खूब गाओ सलीमा का गाना। कि तुम्हारे जो 7 खून है वो भी हम माफ कर देंगे, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, अब तुम जितना चाहो उतना सलीमा का गाना गा सकते हो। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इसके बाद जब लाइट जलती है तो लोग वहां पे भजन कीर्तन करते हैं और एक उत्सव का माहौल बनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देते हुए रेणु जी ने समर्थ रहे हैं। इस कहानी का आंचलिक जीवन में सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो अगर आप इस कहानी का सारांश इतना लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे बेटा, 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 45 नंबर। अब अगर हम बात करें बेटा खंड काव्य की, तो ये हर
जिले के हिसाब से खंड काप चलते हैं, तो इसको आप अपने जिले के हिसाब से तैयार कर लेना। जो भी जिसके जिले में खंड काप चल रहा हो बेटा उसको तैयार कर लेना। ये तो फिक्स होता है कि कौन सा आएगा। तो ये टोटल खंड का के 50 नंबर आपके कन्फर्म हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा संस्कृत खंड खा की। किसकी बात करते हैं बेटा? खंड खा की उसमें कैसे प्रश्न आएंगे और हम लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन वहां आपसे पूछा जाएगा बेटा संस्कृत का गद्यांश, जो कि 7 नंबर का होगा। वहां पे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो होगा बेटा संस्कृत का गद्यांश, जो कि 7 नंबर में पूछा जाएगा। उसका आपको संदर्भ लिखना होगा और उसकी हिंदी में व्याख्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। तो देखिए पहला हम बात करते हैं याज्ञ वकल्यो मैत्री मुचाओ मैत्रेयी उदासयन अहम अस्मात् स्थान दस्य तदस्य अनन्या कात्यायन्या विच्छेदः करवाणि इति मैत्रेयी उवाच यदि इतो सर्वा सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्की तेन हम मृतास्मिति यास वकल्य उचाओ उवाच नेति। ये आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया गया है। तो अब इसका देखिए संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले जो भी दिया जाए उसको आपको संकेत बना लेना है कि हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं। तो याक वकल्यों से लेके उवाच नेति तक हम बात करना चाहते हैं। तो ये संकेत होगा। संदर्भ देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है संस्कृत, उसमें जो हमारा एक पाठ है आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, उससे ये हमारी गद्यांश लिया गया है। अनुवाद देखिए याज्ञ वकल्यो मैत्री मुचाओ यात्र वकल्यो मैत्री मुचाओ मैत्री। या वकल्य ने मैत्री से कहा उद्यायन अहम अस्मात् स्थान देव, कि हे मैत्री मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर तथस्य अन्य कवन्या गृहस्थ आश्रम को त्याग कर इस स्थान से ऊपर परिवाज्र नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। कि मैं ये जो परिवाज्र नामक एक अन्य आश्रम है वहाँ जाने वाला हूँ। तदस्य अन्य कवल्य विच्छेद कराण इति, अतः इस कत्यानी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारे संपत्ति का बंटवारा कर दूं। मैत्री उचाओ इति इद सर्वा सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्ण स्यात् अतः तेना हम मृता स्मृति, तो कर दूं। यह सुनकर मैत्री ने कहा कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उसके अमर हो जाऊंगी? वाक्यल्य ने कहा नहीं। ये इसका आपका हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे जो हमको करना है। तो अगर आप इतना लिखते हैं तो यहाँ से आपके 7 नंबर इसके कंफर्म हो जाएंगे। तो टोटल आपके नंबर हो गए 57। कितने नंबर हो गए बेटा? 57। अगला आपसे पूछा जाएगा एक संस्कृत का पद्यांश दिया जाएगा बेटा। आपको क्या दिया जाएगा? पद्यांश। और उसका आपको क्या करना होगा बेटा? हिंदी में अनुवाद करना होगा। उसका हिंदी में क्या करना होगा? अनुवाद करना होगा। देखिए एक महत्वपूर्ण पद्यांश की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास बेटा ये काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमस, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना समय शास्त्रों में देता है और उसी का आनंद लेता रहता है। जबकि जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है वास्य न मूर्छाद निद्राम अकलहे वा, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपना पूरा का पूरा समय मूर्खों के साथ हंसी मजाक करने में लड़ाई झगड़े में बिता देता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत काव्य शास्त्र विनोदेना कलहेन बा, इतने से हमें बात करना है। तो ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बात करना है। अब अगर हम बात करें संदर्भ की तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित की। जो हमें दिया गया है कि हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उसके सुभाष रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अगर हम इसका अनुवाद की बात करें तो अनुवाद क्या होगा बेटा? बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे शौक में सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपना पूरा का पूरा समय सोने में लड़ाई झगड़े में बिता देता है, जबकि जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपना पूरा समय शास्त्रों और काव्यों का आनंद लेने में या उनकी चर्चा करने में बिताता है। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको यहाँ से पूरे 7 नंबर मिलेंगे। तो आपके टोटल नंबर हो गए बेटा 64। कितने नंबर हो गए बेटा? 64। अब आपसे पूछे जाएंगे बेटा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे बेटा। कितने नंबर की? उनका आपको अर्थ लिखना होगा और फिर उसको एक वाक्य प्रयोग करके दिखाना होगा। तो देखते हैं बेटा मुहावरे और लोकोक्तियां में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करना है। देखो बेटा अगला जो आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा बोर्ड में, वो पूछा जाएगा मुहावरे। उसमें क्या पूछा जाएगा बेटा? आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर का आएगा। जो कि कितने नंबर का आएगा बेटा? 2 नंबर का आपको वहाँ पूछा जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये कितने नंबर का आएगा बेटा? 2 नंबर का आएगा।
अगर हम इम्पॉर्टेंट मुहावरे या लोकोक्तियों की बात करें तो पहला तो देखिए, आपको मुहावरा जो भी ये लोकोक्ति दी जाएगी उसका आपको अर्थ लिखना होगा कि उसको मतलब क्या होता है, और फिर उसका एक वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे पहला है बेटा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। इसका मतलब होता है लज्जित होना। क्या होना बेटा? लज्जित होना। अगर हम इसको ट्रांसलेट वाक्य प्रयोग करें तो देखिए कैसे करेंगे इसका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग किस तरह से करेंगे उसको ध्यान से देखिए कि रमेश की झूठी बात की वास्तविकता, रमेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी सहकर्मियों को पता चला तो रमेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपना सा मुंह लेकर रह गया, ये हो गया आपका इसका। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपको मुहावरा दिया है कोल्हू का बैल बनना। नेक्स्ट क्या दिया बेटा? कोल्हू का बैल बनना। कोल्हू का बैल बनने का मतलब होता है दिन रात काम करना। कोल्हू का बैल बनने का क्या मतलब होता है बेटा? दिन रात काम करना। दिन रात काम करना, ये होता है बेटा कोल्हू का बैल बनना। कोल्हू का बैल बनने का शाब्दिक अर्थ होता है दिन रात काम करना। दिन रात क्या करना बेटा? काम करना। अब इसका देखिए, अगर हम लोग वाक्य प्रयोग करें, इसका क्या करें बेटा? वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा। वाक्य प्रयोग, कोल्हू का बैल बनना। देखिए, गरीब व्यक्ति हमेशा कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो हमेशा किसकी तरह काम करते हैं बेटा? कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहते हैं हमेशा वो। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका सेकंड। अगला हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें जो कि आपका मुहावरा है वो है मुहावरे ये हो गया। हाँ, करवटें बदलना। अगला है बेटा आपके सामने करवटें बदलना। तो देखिए, करवटें बदलने का मतलब होता है चिंता के कारण नींद ना आना। करवटें बदलने का मतलब होता है चिंता के कारण नींद ना आना, ये होता है करवटें बदलना। करवटें बदलने का मतलब होता है चिंता के कारण नींद ना आना। चिंता के कारण क्या ना होना बेटा? नींद ना आना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, ध्यान समझिए बेटा। वाक्य प्रयोग, तो चिंता के कारण नींद ना आना। राहुल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण राहुल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वह रात भर करवटें बदलता रहा। राहुल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट अच्छा ना होने के कारण वह रात भर करवटें बदलता रहा। ये आपका इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अगला होता है बेटा छक्के छुड़ाना। क्या करना बेटा? छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा परास्त कर देना। छक्के छुड़ाने का मतलब क्या होता है बेटा? परास्त करना। छक्के छुड़ाने का शाब्दिक अर्थ होता है परास्त करना। क्या करना बेटा? परास्त करना। अब देखिए इसका कैसे आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। परास्त करना, तो वाक्य प्रयोग
ध्यान से देखिए बेटा इसका वाक्य प्रयोग। भारत ने विश्व कप के पहले ही मैच में भारत ने कप विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ठीक बेटा, ये है वाक्य। भारत ने विश्व कप क्रिकेट के पहले ही मैच में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगला है बेटा जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुखी को और दुखी करना। जले पर नमक छिड़कने का मतलब होता है दुखी को और दुखी करना, कि जो दुखी व्यक्ति है उसको और अधिक दुखी कर देना, ये होता है आपका जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। ठीक है बेटा, अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो देखिए कैसे होगा। वाक्य प्रयोग, इसके वाक्य प्रयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाक्य प्रयोग इसका कैसे होगा बेटा कि रमेश सड़क पर गिरकर चोट से ग्रसित था, तभी सुरेश उस पर हंसकर जले में नमक छिड़कने लगा। हंसकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। छिड़कने का काम किया। ठीक बेटा, ये आपका हो गया वाक्य प्रयोग कि रमेश सड़क पर गिर के चोट से ग्रसित था, तभी सुरेश उस पर हंसकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। ठीक है बेटा, अगला अगर हम बात करें तो अगला है आपके सामने बेटा इज्जत मिट्टी में मिलाना। इज्जत मिट्टी में मिलाने का मतलब होता है सम्मान नष्ट होना। सम्मान नष्ट होना। इज्जत मिट्टी में मिलाने का शाब्दिक अर्थ होता है सम्मान नष्ट होना। क्या नष्ट होना बेटा? सम्मान नष्ट होना। सम्मान नष्ट होना। तो देखिए अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो किस तरह से होगा इसका वाक्य प्रयोग, ध्यान से देखिए बेटा। वाक्य प्रयोग, इसका वाक्य प्रयोग सम्मान नष्ट होना, इसका जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में मिला दी। बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी पे मिला दी। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पहाड़ टूट जाना। अगला जो है आपके सामने वो है बेटा पहाड़ टूट जाना। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पहाड़ टूट जाना। इसका मतलब होता है बेटा अत्यधिक मुसीबतें आना। पहाड़ टूट जाने का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक मुसीबतें आना। तो इसको भी हम लिख देते हैं, पहाड़ टूट जाने का मतलब होता है अत्यधिक मुसीबतें आना। मुसीबतें आना, अत्यधिक मुसीबतें आना, ये होता है पहाड़ टूट जाना। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग किस तरह से किया जाएगा बेटा। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग अगर हम इसका कर रहे हैं तो इसका देखिए कैसे करेंगे। राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर
मानो पहाड़ ही टूट गया, ही टूट गया। तो जब राम के पिता की मृत्यु हो गई तो मानो कि इसके परिवार के ऊपर पहाड़ ही टूट गया हो, ये आपका वाक्य प्रयोग हो गया। नेक्स्ट की बात करें जो आपको तैयार करना है बेटा अगला, वो है आपका ईंट से ईंट बजाना। क्या है बेटा? ईंट से ईंट बजाना। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो होता है बेटा समूल नष्ट कर देना या विनाश कर देना। समूल विनाश करना, समूल विनाश करना, ये इसका आपका शाब्दिक अर्थ होता है। ईंट से ईंट मिलाना का मतलब होता है समूल विनाश करना। तो देखिए इसका आप वाक्य प्रयोग किस तरह से करेंगे वो भी बात करते हैं बेटा। वाक्य प्रयोग देखिए, यदि कोई शत्रु देश, यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। लास्ट बात है बेटा जो आपको एक मुहावरा याद रखना है वो है गाल बजाना। तो क्या है बेटा? गाल बजाना। तो देखिए गाल बजाने के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वो होता है बेटा डींग मारना। गाल बजाने का मतलब होता है डींग मारना, डींग मारना। तो देखिए डींग मारना है तो इसका आप वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए बेटा। डींग मारना यानी कि वाक्य प्रयोग इसका कैसे होगा, ध्यान से देखिए बेटा। वाक्य प्रयोग की अगर हम लोग बात करें, डींग मारना, मात्र गाल बजाने से ही, मात्र गाल बजाने से ही तुम किसी काम में, तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग है कि मात्र गाल बजाने से ही तुम किसी काम में सफल नहीं हो सकते हो, सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो ये आपका महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो गई आपकी। क्या हो गई बेटा? महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो गई। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपके 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियां मैंने यहाँ कराई हैं 11, ये आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। वहाँ इन्हीं में से कोई ना कोई लोकोक्ति या मुहावरा आपसे पूछा जाएगा। तो 2 नंबर आपके ये हो गए, तो 64 ये थे और 2 ये, तो टोटल नंबर हो गए आपके 66 मार्क्स हो गए। कितने नंबर हो गए बेटा? 66 मार्क्स हो गए। अब हम चलते हैं आगे बेटा कि और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसके बाद एक आपसे अपठित गद्यांश होगा जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा? 5 नंबर का अपठित गद्यांश। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपठित गद्यांश की बात करें तो वो ये है जो कि मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान देखिए बेटा उसको। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि ऐसा गद्यांश जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा है, यानी कि जो आपकी किताब में नहीं है, वो अलग से बनाया गया और इसी गद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसके आपको आंसर देना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं। बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। मतलब जो बंगाल है उसकी जो सस्य श्यामला धरती है, वहाँ का जो सौंदर्य है वो अविस्मरणीय है, यानी कि वो भूलने योग्य नहीं है।
इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं। इसका जो मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य है, इसकी जो सुंदरता है, या इसकी जो प्रतिभाशाली रचनाकार है, तो वो जो रचनाकार होते हैं वो इसको अपने गीतों और निबंधों और कविताओं के माध्यम से इसको बांधने का या इसके परिवेश का वर्णन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वो रूपांतरित करने में सफल हो पाए हैं। लेकिन जितने भी कवि या आपके रचनाकार या गीतकार या निबंधकार है, वो इसके बिल्कुल थोड़ा सा ही भाग को रूपांतरित करने में या बता पाने में सफल हो पाए हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। जो अविभाजित बंगाल है वो इतना सुंदर है कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क जिसका सही हो, उसके मस्तिष्क के अंदर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरें और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र, हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन में को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दानों की लहलहाती सुनहरी फसलें, हवा में फुसफुसाते लंबे टाड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा। कंचनजंगा, ये एक नदी का नाम है, के नहीं सॉरी, ये पर्वत का नाम है। कंचनजंगा के उनतुग शिखर, सुंदरबन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे रहते हैं। प्राकृतिक घटाओं से भरी पूरी यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती में पैदा होने का सौभाग्य मिला, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। अब देखिए हम लोग इसका, ये आपको एक गद्यांश है। अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोला जा रहा है, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़िए, चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरें और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए आंसर, पहला है नदी, समुद्रों और हीरे पन्ने का दृश्य, चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। और अगला ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है हाँ ठीक है, और ये नदियों, नहरों और खेतों के चित्र। पहला ऑप्शन ये छोड़ दिया। तो अभी आपने पढ़ा है कि नदियों, नहरों और खेतों के जो चित्र हैं वो आपके मन को आनंद से भर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भर जाएगा। किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के अंदर कौतूहल को पैदा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है। लेखक की दृष्टि से जो सस्य श्यामला आपकी धरती, उसका सौंदर्य कैसा नहीं है। तो देखिए इसमें साफ साफ बोला है कि बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है। मतलब जो आपका सौंदर्य है वो अविस्मरणीय है, मायावी है, आकर्षण है, लेकिन असामान्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसा नहीं है तो असामान्य नहीं है, मतलब साधारण नहीं है, बहुत ही मायावी टाइप का है। कैसा है बेटा, बहुत ही मायावी टाइप का आपका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है। पहला है बेटा फसल, सॉरी इसको फसल कर लीजिए, फसल, धनी, समुद्र तट, रेतीले, कंचन जंगा, मंद हवा, चाय बागान, सुनहरे। तो सबको पता है कि कौन सा गद्यांश के आधार पर सही, तो समुद्र तट और रेतीले। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो पूछा गया है बेटा, बंगाल की धरती के विषय में कथन और कारण की सत्यता लिखिए। कथन और कारण की सत्यता लिखिए। कथन और कारण की सत्यता लिखना। तो देखिए अगर हम कथन की बात करें तो बेटा कथन आपको दिया गया है, यह धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही। बिल्कुल सही है। कारण, यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही। ये भी सही है। तो आप याद रखना बेटा,
कथन व कारण दोनों असत्य हैं, गलत है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन सत्य पर कारण असत्य है, कथन असत्य पर कारण सत्य है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि कथन आपको बोल रहा है कि यह धरती युगों से महान लेखकों और कलाकारों को अपनी ओर प्रेरित करती रही। तो गद्यांश को पढ़ा है तो ये लाइन अपने पढ़ने है कि ये बिल्कुल सही है। दूसरी, यह धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर रही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका बोला गया है, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या होना चाहिए? बंगाल के जादू का को बताना, अविभाजित बंगाल की धरती के सौंदर्य को बताना, बंगाल की विशेषताएं बिताए दिनों को याद करना, बंगाल में बिताए दिनों को याद करना, प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। नहीं, इस गद्यांश का जो केंद्रीय विषय या शीर्षक होना चाहिए वो होना चाहिए अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण मैंने गद्यांश करा दिया। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका पिछला 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। तो 66 पहले तो और 5 ये, तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे बेटा 71 मार्क्स आपके यूपी बोर्ड में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शब्द युग्म की। अब जो नेक्स्ट बात होगी वो होगी बेटा किसकी? शब्द युग्म की। देखिए शब्द युग्म में भी आपको दिए जाएंगे 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे बेटा? 2 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। तो हम महत्वपूर्ण शब्द युग्मों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। देखिए पहला है ग्रह। ग्रह बोला गया है कि ग्रह को घर और नक्षत्र बोलते हैं, घर और गृहिणी बोलते हैं, गिरोह और घर, गांव और हार। तो देखिए याद रखना बेटा, मैं आपको इसको बताता हूं एक एक करके कि जो हमारा ग्रह है, क्या है बेटा? ग्रह। अगर ग्रह इस तरह से लिखा है तो इसको आप लोग बोलेंगे घर। इसको क्या बोलेंगे बेटा आप लोग? इसको हम लोग बोलते हैं घर। इसको बोला जाता है बेटा घर। और अगर ग्रह आपका इस तरह से लिखा है तो इसे बोलते हैं नक्षत्र। क्या बोलते हैं बेटा? नक्षत्र। तो देख लीजिए कहाँ लिखा, ग्रह, घर और नक्षत्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। निद्रा तद्रा, सो जाना, उहाना, नींद, आलस्य, जागना, सोने जैसी स्थिति, आलस्य, जागृत। तो याद रखना बेटा निद्रा तंद्रा की अगर हम बात करें तो याद रखना निद्रा, निद्रा का मतलब होता है बेटा नींद। क्या मतलब होता है? नींद। और तंद्रा का मतलब होता है आलस्य। तंद्रा का मतलब क्या होता है बेटा? आलस्य। तो नींद और आलस्य वाला कोई ऑप्शन है? देख लीजिए नींद और आलस्य। ओके, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कटिबद्ध और कटिबंध, कटिबंध और कटिबद्ध, फेटा और तैयार, करहानी और तैयार, तैयार और बाजूबंद, उदत और उद्धत। तो याद रखना बेटा इसको भी कि जो हमारा कटिबंध होता है, क्या होता है बेटा? कटिबंध। कटिबंध का मतलब होता है बेटा करहानी, करहानी। और जो आपका बेटा होता है कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब होता है बेटा तैयार होना। क्या होना बेटा? तैयार होना। तो करहानी और तैयार होना होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, करहानी और तैयार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है बेटा आदि। आदि, आदि, आदि। तो देखिए पहला बोल रहा है सब और आत वाला, प्रारंभ और आदत वाला, अमूल्य रहित और मूल रहित, अधिक मूल्यवान और मूर्ख। तो याद रखना बेटा इसको भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। आदि, अगर दी की मात्रा छोटी है बेटा, दी की मात्रा क्या है? छोटी है, तो इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ। और अगर आपकी दी की मात्रा बड़ी है, आदि लिखा है, तो इसका मतलब होता है आदत वाला, आदत वाला। तो देख लीजिए प्रारंभ, आदत वाला कोई ऑप्शन है? बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। बोला जा रहा है भित्ति, भीत, भक्ति और भाग्य, दीवार और दरा हुआ, द्वार और दीवार, द्वार और दीवार, बाहर और भीतर, बाहर और भीतर। तो देखिए भित्ति और भीत की अगर हम बात करें तो याद रखना बेटा भित्ति, भित्ति का मतलब होता है बेटा आपका दीवार। और भीत की बात की जाए तो इसका मतलब होता है बेटा डरा हुआ। भीत का मतलब क्या होता है बेटा? डरा हुआ। तो देख लीजिए दीवार और डरा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका दिया है प्रारंभ, प्रारब्ध, आरंभ और योजना, अथ और इति, आरंभ और भाग्य, शुरू करने की स्थिति और समाप्ति।
तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सरल है। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं, 4-4-5 बार पूछे गए। इनको अच्छी तरह से तैयार करके ही आप बोर्ड के एग्जाम में जाएंगे बेटा। देखिए, प्रारंभ और योजना, अथ और यथ, आरंभ और भाग्य, शुरू करने की स्थिति और समाप्ति। तो देखिए, अगर प्रारंभ की बात की जाए, प्रारंभ, तो प्रारंभ का मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना। और अगर हम प्रारब्ध की बात करें, प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब होता है खंड, भाग या टुकड़े। तो आरंभ और भाग्य कहाँ है, इसका मतलब हो गया बेटा आरंभ और भाग्य। प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य या, ठीक है, भाग्य। तो आरंभ और भाग्य कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है सकल और सकल, पदार्थ और सुंदर, संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति, मुख और दर्पण। तो देखिए, इस सकल की अगर हम बात करें, इस सकल का मतलब होता है बेटा संपूर्ण। और अगर आपका सकल में ये वाला सकल लिखा है तो इसका मतलब होता है खंड या भाग। तो देखिए, संपूर्ण खंड कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण शब्द युग्म है जिनको आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको सही से पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर ये हो गए 71 और 2 आपके नंबर हो गए 73 बेटा। नंबर कितने हो गए? 73। अब हम बात करते हैं अनेकार्थी शब्दों की, जो कि आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे बेटा? 2 नंबर के पूछे जाएंगे अनेकार्थी शब्द। तो देखिए, अनेकार्थी में कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहला है अमृत। पहला क्या है बेटा? अमृत। अगर हम अमृत की बात करें तो अमृत को और क्या क्या कहा जा सकता है? देखिए, अमृत को हम लोग सुधा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुधा बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं मुक्ति। वहाँ 2-2 ही लिखना है, ठीक है बेटा। या इसको दूध बोल सकते हैं। यहाँ मैं 3-3 4-4 लिख दे रहा हूँ ताकि 2, वहाँ सिर्फ एक के 2 शब्द ही लिखना है अनेकार्थी में। कवि, कवि की बात की जाए तो इसको बेटा शुक्र कहते हैं, या इसी को सूर्य कहते हैं, या इसी को हम लोग बेटा ऋषि कहते हैं। नदी, नदी की बात की जाए तो इसको पर्वत कहते हैं। इसके बाद इसको 14 अक्षरों का एक छंद भी कहा जाता है। 14 अक्षरों का एक छंद, 14 अक्षरों का एक छंद भी इसको कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें बेटा धन की, किसकी बात करें बेटा? धन की। तो धन को हम लोग बेटा जोड़, स्त्री, संपत्ति आदि बोल सकते हैं बेटा। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा धारा, धारा का मतलब होता है पृथ्वी, घड़ा, गर्भाशय आदि। धर्म की बात की जाए बेटा तो धर्म का मतलब होता है संप्रदाय, स्वभाव या कर्तव्य। ये आपका हो गया बेटा। तो अगर आप इतने अनेकार्थी शब्दों को पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द है। तो आपके यहाँ से बिल्कुल बेटा 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो 2 नंबर यहाँ से टोटल नंबर हो गए आपके बेटा कितने? 75 नंबर। कितने हो गए? 75। अब हम लोग बात करेंगे अनेकार्थी शब्दों की। किसकी बात करेंगे बेटा? अनेकार्थी शब्दों की, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी तो हो गया, सॉरी। अब हमको बात करना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्य दिया होगा उसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे पहला, जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे बेटा अचिंतनीय कहते हैं, अचिंत्य कहते हैं, ठीक। अगला, कभी निष्फल ना होने वाला उसे अमोघ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? अमोघ कहते हैं। जो कभी निष्फल ना हो तो उसको अमोघ कहते हैं। खाने के बाद बचा जूठा भोजन उसे हम लोग उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उच्चिष्ट कहते हैं। क्या है? उच्चिष्ट कहते हैं। अगला, जो बांटा ना जा सके, जो क्या ना किया जा सके बेटा? बांटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना बेटा, जो चीज बांटी नहीं जा सकती है उसको हम लोग बोलते हैं अविभाज्य। क्या बोलते हैं बेटा? अविभाज्य उसको बोलते हैं। जो मर्यादा का पालन करता हो, जो व्यक्ति मर्यादा का पालन करता हो उसे मर्यादित कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मर्यादित। अगला, खाने के बाद बचा जूठा भोजन, खाने के बाद जो बचा जूठा भोजन होगा, अरे सॉरी ये दोबारा लिख गया तो इसका ही तो पता है, उच्चिष्ट बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो होगा वाक्य प्रयोग। क्या होगा? वाक्य संशोधन, ठीक है बेटा। पहले इसकी बात करते हैं। तो अनेकार्थी शब्दों में अगर हम लोग बात करें बेटा
तो ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो अगर आप ये जितने भी मैंने बताया इनको सही से तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। तो टोटल नंबर हो गए आपके बेटा 77। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा 77। इसके बाद आपसे 2 नंबर का वाक्य संशोधन पूछा जाएगा। 2 नंबर का क्या पूछा जाएगा बेटा, वाक्य संशोधन पूछा जाएगा। वाक्य संशोधन, एक वाक्य दिया होगा वो थोड़ा सा गलत होगा, उसको आपको सही करके लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं वाक्य संशोधन में। जैसे पहला, मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं। अब देखिए ये वाक्य दिया, अब इसको सही से लिखना है। तो इसका सही वाक्य होगा बेटा, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये आपका इसका सही वाक्य संशोधन प्रयोग हो जाएगा। अगला, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला जो है वो है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो देखिए इसका सही अर्थ क्या होगा बेटा, हिमालय पर्वत नहीं, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका सही ये होगा वाक्य। नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, हमारी शिक्षिका विद्वान है। हमारी जो शिक्षिका है वो विद्वान है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसका सही सेंटेंस होगा कि हमारी शिक्षिका विदुषी है। विदुषी है। अगला, बकरी दूध देता है। देखिए इस स्टेटमेंट को सही होगा, बकरी दूध देती है। बकरी दूध देती है। नेक्स्ट है बेटा, उसने मेरे को 20 रुपए दिया। उसने मेरे को 20 रुपए दिया। तो इसका सही सेंटेंस होगा बेटा, उसने मुझे 20 रुपए दिया। उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं। उसने मुझे 20 रुपए दिए हैं। उसने कोई संतान ना थी। उसने कोई संतान ना थी, इसका सही वाक्य होगा, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अगला बेटा, कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। कल वह परीक्षा में नहीं बैठा, इसका सही वाक्य हो जाएगा, वह कल परीक्षा में नहीं बैठा। कल वह परीक्षा में नहीं बैठा। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा वाक्य संशोधन हो गए। तो अगर आप इनको कर लेते हैं जितने मैंने आज कराए हैं तो 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे बेटा 79 मार्क्स। कितने हो जाएंगे बेटा 79 मार्क्स। अब हम लोग बात करते हैं बेटा रस की। किसकी बात करते हैं भैया, रस की, कि कौन से रस को आपको पढ़ना है। रस 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर पूछा जाएगा बेटा, 2 नंबर का आपको वहाँ से रस पूछे जाएंगे। तो देखिए अगर हम रस की बात करते हैं, तो देखिए आपको केवल एक ही रस तैयार कर लेना है, वो है बेटा करुण रस। वो कौन सा रस है बेटा, करुण रस। अगर आप इस रस को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में यही रस की आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए परिभाषा या लक्षण, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा, शोक होता है। जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु को नष्ट हो जाना या उसका न मिलने से उसमें उत्पन्न होने वाला दुख या शोक की उत्पत्ति करता है। यह आपका क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तु को नहीं पाता है या उसकी कोई मनचाही वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके न मिलने के कारण उसके मन के अंदर, हृदय के अंदर जो भावना उत्पन्न होती है वो आपके करुण रस या शोक के प्रति होती है। उदाहरण की बात करें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनैनी। जब सीता को रावण जी ले जाते हैं हरण करके तो श्री राम जी कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खरगोश, मृग और पक्षियों, तुम्हें देखी सीता मृगनैनी। क्या तुमने सीता को देखा है जो की आंखें बिल्कुल मृग की तरह हैं, हिरन की तरह हैं, ऐसी स्त्री को आपने क्या देखा है। तो ये आपका करुण रस की परिभाषा होगी। इतना आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म मिल जाएंगे यहाँ से। तो 2 नंबर हो गए आपके यहाँ से। तो टोटल नंबर हो गए बेटा आपके पास 81 मार्क्स। कितने हो गए बेटा 81। अब अगर हम लोग बात करें बेटा छंद की, किसकी बात करते हैं बेटा, छंद की। तो देखिए छंद में आपको केवल
दो तैयार कर लेने हैं। छंद में आपको केवल दो चीज़ों को तैयार करना है, एक है बेटा दोहा और दूसरा चौपाई। छंद में अगर इन दो चीज़ों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, छंद इसमें से क्या क्या बेटा, दोहा और चौपाई, दोहा और चौपाई, तो आपके पूरे के पूरे 10 नंबर बिल्कुल यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ओ सॉरी, 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो देखिए दोहा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, कि दोहा जो होता है बेटा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बोला जा रहा है कि दोहा जो है बेटा आपका एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, वो 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब अगर हम बात करें बेटा उदाहरण की, किसकी बात करते हैं बेटा, उदाहरण की, तो देखिए क्योंकि वहां उदाहरण भी आपको लिखना होगा। उदाहरण है आपका बेटा, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानू चून, मोती मानू चून। ये आपका एक दोहा दिया गया है। अब देखिए इसमें हम मात्राओं की बात करें, अगर मात्राओं को गिनते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, कि रहीमन, रहीमन 1-1-1-1, 2-2 2-1 2, तो गिनिए बेटा, 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13। तो पहले चरण में बेटा आपकी 13 मात्राएं आ गई। दूसरे में देखिए 1-1 गुरु गुरु, 1-1 गुरु 1, 2 4 6 8 9 10 10 2 12। तो दूसरे चरण में कितने आ गई बेटा, 12। तो यही बोला गया कि पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती, 11 होनी चाहिए। 2 4 6 6 3 9 10 11, सॉरी 11 मात्राएं, ठीक है 11। तो यहाँ पे देखिए दोहा में साफ साफ लिखा है कि एक ऐसा अर्ध सममात्रिक छंद जिसके प्रथम चरण में 3 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हों। प्रथम चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हों। अगले में हम बात करें, देखिए पानी वाले में देखिए ध्यान से, गुरु गुरु सिंगल गुरु, सिंगल गुरु सिंगल गुरु। तो देखिए 2 4 6 7 8 2 10 2 12 13। तो तीसरे चरण में 13 है। तो आपको बोला गया है कि दोहा वो होता है जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हों। अब इसको देखिए, मोटी, गुरु 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 सिंगल। तो देखिए अब जब इसको आप गिनेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 11। तो यहाँ से 11 आ गई। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो गई। तो ये आपका एक दोहा हो गया। ये बेटा आपका क्या हो गया बेटा, दोहा हो गया। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस दोहा को आप तैयार करते हैं तो छंद के यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे और टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 83। कितने हो जाएंगे बेटा, 83। अब हम बात करते हैं बेटा अलंकार की। किसकी बात करते हैं बेटा, अलंकार की। तो देखिए अलंकार आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको एक ही अलंकार को तैयार करना है, वो है बेटा यमक अलंकार। वो कौन है बेटा, यमक अलंकार। तो देखिए जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, जब किसी एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति है वो 2 या 2 से अधिक बार हो और उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, उसकी पुनरावृत्ति तो कई बार हो लेकिन उसके हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए, तो वहां पे हम यमक अलंकार होता है। तो वहां पे क्या होता है बेटा, यमक अलंकार होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक बिंड खिले, ये आपका एक उदाहरण। देखिए स्पष्टीकरण, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है। कितनी बार, 2 बार। और बोला भी गया है कि यमक अलंकार वो है जब एक शब्द की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग होने चाहिए, पर दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे जो पहला घटा आया है कि काली घटा का घमंड, तो ये घटा का मतलब होता है बेटा बादल से। फिर घमंड घटा, इस दूसरे घटा का मतलब है घट जाना या कम हो जाना। तो इसके 2 अर्थ हो गए एक ही शब्द के। तो इसको बोलते हैं बेटा यमक अलंकार। इसको क्या बोलते हैं बेटा, यमक अलंकार। तो अगर आप इसको भी तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे और टोटल नंबर हो गए आपके बेटा 85। कितने हो गए बेटा, 85। अब हम लोग बात करते हैं बेटा पत्र की। किसकी बात करते हैं बेटा, पत्र लेखन की, कि जो आपसे वहां पूछा जाएगा एक पत्र आपको लिखना होगा वहां पर।
क्या लिखना होगा बेटा, पत्र। तो आपको मैंने पत्र कई बताए हैं कि किस तरह से आपको वहाँ पत्र लिखना है, कौन सा पत्र वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए पत्र की अगर हम बात करें कि कौन सा पत्र आपको वहाँ पढ़ के जाना है, ये 6 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए बेटा वो आपका पत्र है, अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू एवं मलेरिया फैलने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पत्र है मेरे तरफ से, जो आपको तैयार करना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, सेवा में जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वाराणसी नगर निगम वाराणसी। विषय मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, महोदया। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा टाइटल देंगे, फिर महोदया करके आप अगली लाइन से लिखेंगे, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। गंदे पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही ना मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। धन्यवाद। आप दिनांक डाल देना 22 तारीख, जिस दिन आपका हिंदी का पेपर है अगर पूछा जाए। प्रार्थी अभय गुप्ता, जवाहर नगर वाराणसी। तो ये आपका पूरा एक महत्वपूर्ण आपको मैंने पत्र बता दिया जो आपको बोर्ड में तैयार करना है, जो कि इस साल बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से आपके लिए। इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा बेटा वो पूछा जाएगा, तो 6 नंबर का हो गया पत्र लेखन। क्या हो गया बेटा, पत्र लेखन। तो इसको अगर आप कंप्लीट करें तो टोटल आपके नंबर हो गए 91। अब आपको पता है कि 9 नंबर का आपका निबंध आएगा। क्या आएगा बेटा, निबंध। तो आपको 9 नंबर का अगर आप निबंध तैयार करते हैं जो मैं बता रहा हूं, तो आपके टोटल 100 में 100 नंबर हिंदी में बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो वो निबंध है बेटा आपका पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। जितनी ज्यादा आप हेडिंग बनाएंगे आपको नंबर उतने ही अच्छे और उतने ही ज्यादा मिलते हैं। जैसे 2 चीजें आपकी हर निबंध में कॉमन होंगी, वो होगा प्रस्तावना शुरुआत में और लास्ट का उपसंहार। ये हर निबंध का मेन टाइटल होगा कि प्रस्तावना से हमारा निबंध चालू होगा और उपसंहार से खत्म हो जाएगा। अब जैसे प्रदूषण में लिखना होगा तो हम पहली हेडिंग तो प्रस्तावना बनाएंगे, सेकेंड हेडिंग हम लोग बनाएंगे बेटा प्रदूषण का अर्थ, फिर हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर थोड़ा सा जल प्रदूषण लिख देंगे, थोड़ा सा वायु प्रदूषण के विषय में लिखेंगे, थोड़ा मृदा प्रदूषण के विषय में लिखेंगे, थोड़ा ध्वनि प्रदूषण के विषय में लिखेंगे और थोड़ा सा रासायनिक प्रदूषण के विषय में लिखेंगे। तो देखिए कितनी सारी हेडिंग हो गई। इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, कि प्रदूषण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और उससे क्या हानियां हैं। और फिर आप लिखेंगे प्रदूषण का समाधान, किसे कैसे कम किया जा सकता है। फिर लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार। इतना लिखना होगा। अब देखिए इनको मैं लिख के दिखाता हूं आपको कैसे लिखना होगा। प्रस्तावना सबसे पहले, तो प्रस्तावना आपकी क्या कहती है, प्रदूषण विश्व का सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण जो है वो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये एक ऐसी समस्या है जो कम होने की जगह प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि नई नई बीमारियां डेली आ रही हैं। जैसे अभी कोरोना आया था पिछले साल, ठीक है, और जीव जंतुओं के लिए बहुत सारी गला घोटू आ गया, इस तरह की कई बीमारियां आई जिससे उनकी जो है सामना करना पड़ता है और अधिकतर उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, जबकि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत था वहां उस समय हमारे देश में प्रदूषण नहीं था। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। और ये जो प्रदूषण उत्पन्न हुआ है वो इसका मुख्य कारण ये है कि इस समय जो औद्योगिक प्रगति हुई है, कारखाने लगे हैं या शस्त्रास्त्र जो आप लोग शस्त्रों का प्रयोग करते हैं युद्ध में, बंदूक है, गोली है, तोप है, इन सब के कारण जो हमारा प्रदूषण निकलता है उनसे बढ़ा है। अगर हम बात करें रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था, रॉबर्ट कोच ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जो
बड़ा शत्रु होगा वो होगा बेटा शोर। शोर भी एक आपका ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में। लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है, और जो रॉबर्ट कोच जी कह गए थे, और हमको अब ऐसा लगता है कि वो दिन आ ही गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है और प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे स्वस्थ रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये हो गया। अब ये तो हो गई प्रस्तावना। इसके बाद हमको हेडिंग बनानी है बेटा प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद हेडिंग क्या बनानी है? प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है। स्वच्छ भारत में ही दिन का विकास संभव है, स्वस्थ भारत में ही जीवन का विकास संभव है। जो स्वच्छ भारत होगा तभी आप जीवन का विकास संभव हो सकता है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, और जो ये पर्यावरण है इसका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। प्रकृति से जो हमें पर्यावरण मिलता है वो जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस प्रकार से बदलने लगता है कि इसका जीवधारियों के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तो इससे मानव के विनाश का संकट उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिकी तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी दूषित हो रहे। बोला गया है कि जो हमारा पर्यावरण ही प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और इसमें हर एक चीज का एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी निश्चित अनुपात मिला। जब हमारा ये अनुपात इस तरह से बदल जाता है कि जीवधारियों के जीवन में इसका प्रभाव दिखने लगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रदूषण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। ये बोला गया है। अब देखिए अगली हेडिंग, ये तो अर्थ हो गया कि अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रदूषण के प्रकार के, कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों से दिखाई पड़ता है। आज का जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण कई तरह से दिखाई देता है, जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अगर हम बात करें बेटा जल प्रदूषण की, तो जीवन के अनिवार्य स्रोतों के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यक जल की आवश्यकता होती है। कि जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य चीजें होती है इसमें वायु के बाद दूसरे नंबर में अगर कोई चीज आती है तो वो जल ही होता है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और जल का जो है शुद्ध होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। जो हमारे उद्योगों या घरों से कचरा निकलता है ये नदियां या जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है, और मिल करके वहाँ पे जो जल एकत्रित होता है उस जल को ये लोग क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा कर देते हैं, और फिर वो जब उस जल को खराब करते हैं तो उसमें कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ये तो हो गया पहला। सेकंड हमें बनाना है बेटा, जल प्रदूषण हो गया। अब हमारी आएगी वायु प्रदूषण। इसके बाद क्या आएगा बेटा? वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण में वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जो है वो जीवन का क्या है बेटा? अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए क्या है बेटा? शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। और इसी कारण से वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना बहुत आवश्यक होता है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो जीवधारी होते हैं बेटा वो सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन अपने अंदर से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है, और ये जो वायु प्रदूषण होता है सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। देखिए इसका मुख्य कारण होता है जो वायु प्रदूषण है वो है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना। और वो बढ़ता कैसे? उद्योगों और वाहनों से निकलने हुए धुएं से बढ़ती है उसकी मात्रा। इससे पृथ्वी के ऊपर वाली ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और इस CO2 के कारण इतने ज़्यादा बढ़ गया है कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर ओजोन का सुरक्षा कवच लगा है ये भी बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। ये हो गया बेटा वायु प्रदूषण। अगली हेडिंग आपकी बनेगी बेटा, उसका नाम होगा मृदा प्रदूषण। अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा? मृदा प्रदूषण। तो देखिए मृदा प्रदूषण में क्या लिखा जाएगा? मृदा प्रदूषण मिट्टी
में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? वो प्रदूषण जो मिट्टी में होता है, वो प्रदूषण जो मिट्टी में होता है उसका नाम होता है मृदा प्रदूषण। यह मुख्यतः मृदा खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिन्हें मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होती है। मृदा प्रदूषण कब होता है बेटा? ये होता है मृदा के प्रदूषण को, मृदा जब हमारी प्रदूषित होती है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। और इसका कारण ये होता है कि जब हम अपनी खेती में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं या ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिनको हमारी मिट्टी में नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो जाती है बेटा? प्रदूषित हो जाती है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बढ़ने से भी मृदा प्रदूषण बढ़ा है। जो शहरीकरण मतलब गांवों का शहरों में बदलना, औद्योगिकरण बड़े बड़े कारखानों का लगाना, ये भी आपके मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण रहा है। मृदा प्रदूषण के बाद हो गया बेटा ध्वनि प्रदूषण। मृदा के बाद क्या आएगा बेटा? ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये आज की डेट की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है और ये जो समस्या है ये वैज्ञानिकों की ही देन है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रावण शक्ति का ह्रास हो रहा है। हम लोग मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के ये जो सायरन होते हैं, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि के कारण जो हमारी सुनने की क्षमता है वो घट रही है दिनों दिन। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी के साथ हमारे कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। अगला होता है बेटा रासायनिक प्रदूषण। अगला क्या होता है बेटा? रासायनिक प्रदूषण। तो देखिए रासायनिक प्रदूषण की बात कर लेते हैं। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रवों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोला गया है कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अतिरिक्त, कारखानों से जो अपशिष्ट द्रव बह रहा है इसके अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ और उसमें जो हमारी दवाइयाँ उपयोग होती हैं और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी होगी प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, कि प्रदूषण की समस्या क्या हो सकती है और उससे हानियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों का विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो बोला यह गया है कि जो आज की डेट में निरंतर मानव जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ते हुए रेगिस्तान और भूमियों का रेगिस्तान में बदलते जाना, कपाट, ओजोन की परत का सिकुड़ना और जो ओजोन है उसका सिकुड़ जाना, पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ना, वनों की कमी करना या वनों को काट देना, औद्योगिकीकरण विकास के सम्मुख और बड़े बड़े कारखानों को लगाना, इन सब से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हमारे श्वसन की गति, जो हमारे सांस लेने की गति है, नाड़ी की गति आदि में उतार चढ़ाव लगातार होता जा रहा है। रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। जो रुधिर परिसंचरण होता है और हृदय पेशी गुण होते हैं उनको भी बदल रहे हैं तथा प्रदूषण जन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्ण ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है और इस तरह से प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को जकड़ लेती हैं, जिसके कारण वो समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया। फिर क्या है बेटा? समस्या का समाधान। अब ये जो समस्या उत्पन्न हो गई इसका समाधान क्या है उसकी बात करते हैं। समस्या का समाधान, तो देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे। ये जो मनुष्य पेड़ पौधों को, वृक्षों को काट देता है कुल्हाड़ियों से, वो ना करके उनको बढ़ने दे, उनको फलने फूलने दे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। और जो मनुष्य पशु पक्षियों को मार करके खा जाते हैं उनको ऐसा ना करे, उनकी सुरक्षा करे।
तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। और जो हमने विज्ञान में प्रगति की है उसका उपयोग हमें इस काम के लिए करना चाहिए कि जो प्रदूषण हमारे फैला है इसको कैसे कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने का उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। और अगर आपको वायु प्रदूषण से बचना है तो जो कचरा होता है या गंदगी होती है उसको निरंतर समाप्त करने के लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। अब देखिए, जैसे जल प्रदूषण एक मुख्य समस्या होती है तो कारखानों में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो पानी जो है, जो गंदगी भरा पानी है या अशुद्ध पानी, वो नदियों में ना जा सके, उसको पूरा शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ा जाए, एक ऐसी व्यवस्था लगानी चाहिए। लास्ट हेडिंग बेटा ये तो हो गई समस्या का समाधान। अब लास्ट बेटा उपसंहार। लास्ट क्या है बेटा? उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में पर्यावरण में होने वाली मनुष्य को रोकने व उनमें समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। पर्यावरण में जो होने वाला प्रदूषण है उसको रोकने के लिए और उसको बचाव के लिए हमारे विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी, एक मिनट बेटा, हाँ, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते हुए प्रदूषित वातावरण के खबरों के प्रति सचेत हो जाएं और जो हमारे चारों तरफ प्रदूषित वातावरण है उनकी जो खबरें आती हैं उनके प्रति हम लोग सचेत रहना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और पूरे मन से, लगन से अपने आसपास के इलाके को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आपको इतना लिखना होगा अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या पर निबंध, तो अगर आप इतना कुछ लिखते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक के पूरे 9 नंबर मिलेंगे जितने नंबर का आपका निबंध होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण 20 टॉपिकों की बात की है कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है ताकि आपके हिंदी में 100 में 100 नंबर आ सके। तो आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताए गए अगर आप इनको सही से तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आपके हिंदी में 95+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।